कल की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। कल लास्ट में अपन ने केसीएल और केवीएल पढ़ा था। उस केसीएल और केवीएल की एप्लीकेशन अपन आज कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, इसको मैं करके बताऊंगा और फिर नेक्स्ट तुम करना। करें फिर। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट ले लो, ठीक है। तुम्हारी जो इच्छा हो वो रेफरेंस पॉइंट ले लो। अब ये एबीसीडी में हटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा, इसलिए एबीसीडी हटा रहा हूँ। तुम लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि मैंने ये रेफरेंस लिया, रेड कलर से ले लेता हूँ। सपोज करो मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ 0। अगर ये 0 है तो इस पॉइंट का क्या लिखूंगा? ये सी पॉइंट था, नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध है और धारा का पता नहीं। यहाँ का भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध है, धारा का पता नहीं। यहाँ का भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध है पर धारा का पता नहीं। चलो ठीक है, सिर्फ देखना, अभी लिखना होता है। यहाँ 0 नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं दूसरी जगह 0 लेके देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ 0 ले लिया। अगर मैं यहाँ 0 ले लूंगा तो देखो यहाँ कितना बन जाएगा, -20। देखो क्योंकि बैटरी के सिरों पे विभवांतर +20 है, तो बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की तरफ कूदूंगा तो नेगेटिव -20। चलो ये काम तो हो गया। ये 0 है तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -10, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो जाएगा -10, और वापिस अटक गए। अब इस पॉइंट पे क्या लिखें, फिर फंस गए अपन तो, है ना। तो अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है केसीएल या केवीएल की, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट मेथड से कर रहा हूँ, हर बिंदु पे विभव लिख रहा हूँ। तो मान लेते हैं, माना कि ये जो अपना डी बिंदु था, इस पे विभव मैंने x मान लिया। मान लिया एक मिनट सुनते जाओ बस। तो यहाँ पे मैंने x मान लिया क्योंकि तीनों जगह रेजिस्टेंस आ गए। इस बिंदु का अपन विभव नहीं लिख पा रहे थे। चलो अब मान लो कि यहां से धारा जा रही है I1। ये धारा है मान लो I1, मान ली दूर जा रही है। ये धारा है मान लो I2, ये मैंने माना है। इसमें से धारा जा रही है I3, I1 I2 I3। अब KCL से कर रहा हूं मैं, अप्लाई KCL, अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि एट डी जंक्शन पे, मैंने मिटा दिया है पर वो जंक्शन डी है, तुमने लिखा होगा डी जंक्शन पे मैंने क्या लगाया, KCL लगाया। चलो तो पहले I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 इस रेजिस्टेंस में है तो देखो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 कितना आएगा, देखो I1 हो जाएगा डेल्टा V, उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि x -10 यानी कि +10, x -10 यानी कि +10 डिवाइडेड बाय R 1 ओम। ये I1 मिल गया। ठीक इसी तरह से I2 मिलेगा। I2 कितना आ जाएगा, देखो x -10 यानी कि x +10 डिवाइडेड बाय 1। ठीक इसी तरह से मैं I3 भी लिख दूंगा। I3 बराबर x -20 यानी कि x +20 डिवाइडेड बाय 2 तो D पे जब KVL अप्लाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि I1 कुल आने वाला या कुल जाने, मैंने सबको जाता हुआ मान लिया। तुम सोच रहे हो कि सबको जाता हुआ कैसे मान सकते हैं, अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा अगर कोई आ रहा होगा तो। अपन तो क्या करो, I1 + I2 + I3 बराबर 0। अब इसको हल करो और x का मान निकालो, कितना आता है। हल करने पर x का मान -12 मिला। ठीक है, तुम लोगों ने हल किया है, तुम्हारी बात मान के मैं कर रहा हूं। चलो चेक कर लेते हैं, -12 + 10/2। तो I1 की दिशा देखो नेगेटिव आ गई। यहाँ पे देखो -12 + 10/2, नहीं बटे 1, तो कितना आया, -2 एम्पियर। -2 एम्पियर यानी कि ये जो I1 है ना, ये इधर नहीं है, ये किस तरफ है, ग्रीन कलर से बनाता हूं, ये इस तरफ है। कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर इस तरफ। ठीक इसी तरह से इसमें देखो I2 देखो, ये भी सेम आएगा, इस दिशा में आएगा वो 2 एम्पियर, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा।
ठीक है। तीसरा देखो x प्लस 20/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 8/2 यानी कि 4 एम्पियर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसकी दिशा सही मानी है 4 एम्पियर 4 एम्पियर। अब देखो तुम सब सेट हो गया, ये 2 इधर से आई और 2 इधर से आई, ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगी, इधर 4 बन जाएगी। तो अपने आप इक्वेशन सही कर देती है, बस तुम जो मान रहे हो उस हिसाब से सही करो। जाता हुआ माना है तो x माइनस 10 लिखो, और यही तरीका रखो, एक मेथड सेट कर लो कि सबको जाता हुआ मानेंगे अपन तो, ठीक है। यहाँ से सब कुछ सेट हो गया। बोलो किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। दिए गए प्रश्न को दोबारा करना है, परंतु अब KVL से करना है। पहले अपन ने KCL से किया था, अब अपन KVL से करेंगे, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन को दोबारा से अपन KVL से करेंगे, ठीक है। KVL मैंने तुम्हें सिखाया था कि किसी भी बंद लूप में कुल विभव पतन 0 होता है। तो मान लो कि इसमें धारा इधर जा रही है I1, ठीक है। तुम्हारी मर्जी से तुम किधर भी कैसे भी मान सकते हो। मान लो कि इसमें धारा जा रही है I1, मैंने मान लिया इसमें धारा जा रही है I1, और इसमें मैंने मान लिया धारा जा रही है I2। ये I1 और I2 मिलके इसमें से टोटल कितना चला जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बीच वाली ब्रांच में से मैंने मान लिया ऐसा। मैंने मान लिया इसमें से I1 जा रही है, इसमें से I2 जा रही है, और इस बीच वाली में से जा रही है I1 प्लस I2। अब तुम कोई भी लूप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लूप मैंने नाम दिया था ना इनको ABCD, ABC और D। चलो तो लूप ABD में चल रहे हैं अपन, ABD ये वाला लूप है अपना, ये वाला। इस लूप में घूम रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर लो। चलो A से शुरू करते हैं। A से शुरू करते हुए A से आगे बढ़ो, बैटरी है तो +10, कहां पे पहुंच गए, B पे पहुंच गए। B से इधर आओ, फिर बैटरी -10, फिर कहां पहुंच गए, यहाँ पे आ चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ कूदा इधर, +10 यहाँ पहुंच गया, B पे पहुंच गया, B से इधर चला, फिर यहाँ से यहाँ कूदो, कितना आया -10, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब धारा की दिशा में चल रहा हूँ, धारा कितनी है I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है 1 ओम, तो विभव का पतन होगा कितना IR का, तो I1 प्लस I2 इंटू R कितना है 1 ओम। कहाँ पे पहुंच गए, D पे पहुंच गए। अब D से चलो ऊपर A की तरफ, और धारा की दिशा यही है, देखो तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं वापस से। धारा की दिशा में चलोगे, प्रतिरोध में विभव पतन होगा कितना IR का, तो I अब इसमें कितनी है, इस प्रतिरोध में I1 मैंने माना है, और R कितना है, वही 1 ओम है, ठीक है, बराबर 0, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं, इस वाले लूप में घूम जाओ। लूप BCB, इस लूप में घूम रहे, डी से शुरू करते हुए घूम रहा हूं। तो डी से चला मैं, डी से मैं चला, डी से सी जाना है, बीच में 2 ओम का प्रतिरोध आया, कितना घटा देगा ये, -IR I2 इंटू R है यहाँ पे 2 ओम। चलो अब ऊपर चलो, ऊपर चलो, देखो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पे कूदे, यानी कि +20। चलो और आगे चलो, B पे आ गए, B से नीचे जाओ, फिर वापिस से ये -10, इधर से इधर कूद जाओ, -10, फिर आगे चलो, यहाँ से यहाँ कूदो, -IR, तो -I1 प्लस I2 इंटू R, उसका कितना है 1 ओम, बराबर 0। 2 अज्ञात है, 2 समीकरण है, I1 का मान निकालो, I2 का मान निकालो, आगे का काम तुम्हारा करो। जब तुम इसको हल करोगे, I1 का मान -2 है, ये 2 अज्ञात और 2 समीकरण अपने पास, तो I1 का मान -2a है और I2 का मान 4a है। अब I1 नेगेटिव आ गया, अपने आप नेगेटिव आ गया हो, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है इसमें I1 नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि वो दूर जा रहा है, ये लेफ्ट में नहीं है, वो राइट में, मतलब राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। कितना, 2 एम्पियर, और ये इधर से कितना है 4 एम्पियर, इधर 2 चला गया तो इधर कितना बचा 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से भी तुम इसको कर सकते हो, तो जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो।
यहाँ पे चित्र जो है ये परिपथ का एक हिस्सा है, ठीक है। परिपथ के इस हिस्से में मेरे पास कुछ तो बैटरियां हैं, कुछ प्रतिरोध हैं और कुछ टर्मिनल हैं, जैसे 4 टर्मिनल हैं और इन टर्मिनल के आगे भी परिपथ होगा, पर अपन ने परिपथ का एक हिस्सा बनाया है। केंद्र पर एक बिंदु ए है, तो बिंदु ए का विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का विभव ज्ञात कीजिए। बाकी 4 टर्मिनल का विभव मैंने दे रखा है, जैसे इसका -30 वोल्ट है, -30 वोल्ट इस टर्मिनल का, -50 वोल्ट इसका है, 20 वोल्ट इसका है और 10 वोल्ट इसका है। बैटरी का ईएमएफ है ये 20 वोल्ट, इस बैटरी का ईएमएफ 15 वोल्ट, इस बैटरी का 5 वोल्ट, 3 बैटरी है यहाँ पे। चलिए बताइए आंसर। रेफरेंस मानने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपने को विभव दे रखे हैं, तो यहाँ पे कहीं 0 मानने की आवश्यकता नहीं है। 0 अपन वहां मानते हैं जहाँ दे ना रखा हो। तो मान लो जो ए बिंदु है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा के, और इस ए बिंदु पर मान लेते हैं कि जो विभव है वो है x। विभव को x मान लो और मान लो कि सब में से धारा जा रही है। इसमें भी मान लो धारा जा रही है, इसमें मान लो I1 धारा जा रही है, ठीक है। इसमें से मान लो I2 जा रही है, इसमें से मान लो I3 जा रही है और देखते हैं भी इसमें से I4 जा रही है। एक मिनट बोलो मत, रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो मत। इसमें से I4 जा रही है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया I4। चलो अब अगर ये x है तो ये वाला बिंदु कितना होगा, x - 15। ये लिखना जरूरी है क्योंकि प्रतिरोध से ही अपन धारा लिख सकते हैं, प्रतिरोध से ही अपन धारा लिख सकते हैं। इस ब्रांच में धारा I1 है इसी, और इस प्रतिरोध के सिरों पर ये तो हो गया x, ये है -50, तो -50 + 5 जोड़ दो, इधर से इधर कूद जाओ, तो ये हो जाएगा -45। इस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, -45। यहाँ पे -30 और x है ही सही, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे x है तो उधर कूदोगे, कम करना पड़ेगा। इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, x - 20, ठीक है। अब I1 लिखो, I2 लिखो, I3 लिखो, I4 लिखो। I1 + I2 + I3 सबको जाता हुआ मान लो और सबको जोड़ के 0 के बराबर कर दो। तो चलो I1 लिखते हैं अब। तो x - 15 - 20 उच्च से निम्न की ओर जाता है, तो उच्च विभव मतलब x - 15 है। निम्न होगा तो अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, -20/2, ये हो गया I1, प्लस I2 लिखते हैं। I2 किधर है, ये रहा I2। तो x - 20 - 10, x - 20 - 10 अपॉन 1, ये हो गया I2, प्लस I3 लिखो। I3 किधर है, किधर है, ये रहा x - 30, यानी कि x + 30 डिवाइडेड बाय कितना प्रतिरोध है, 1 ओम का, ये हो गया I3, प्लस I4 लिखो, ये रहा x - 45, यानी कि x + 45 डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमेशा रेजिस्टेंस पे लगाते हैं V बराबर आया, चारों को जोड़ के 0 करना है। क्या मैंने कहीं कोई गलती करी है हो तो बता देना, देख लेना, भूल चूक लेनी देनी जो भी है। देखो x का मान क्या आ रहा है, x बराबर कितना आता है, जरा हल करने पर x बराबर, हल करने पर जो उत्तर आया वो आया -5/3। कुछ बैटरियां हैं, कुछ प्रतिरोध हैं, सबको यहाँ पे बना दिया है। बैटरियों का जो है टर्मिनल वगैरह, विभव मतलब ईएमएफ, और प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए और दिशा भी बताना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। परिपथ में धारा ज्ञात करो। दिशा भी बताना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो कि धारा इस तरफ है, मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता धारा किधर है, मैंने मान लिया धारा क्लॉकवाइज है, इस तरह से करंट इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। अब ये तो पूरी एक ही शाखा है, तो इसमें धारा एक समान होगी पूरे शाखा में,
कहीं भी कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन होता है जहां पे कम से कम 3 तार आके मिले, 2 तारों का जंक्शन नहीं होता। ये कोना बना दूंगा तो जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन में कम से कम 3 तार मिलने चाहिए आकर के, ठीक है। वो 2 तार तो बेसिकली एक ही होता है। चलिए शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर लो। चलो यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। यहां से चलो, देखना यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां कूदा, -20 और आगे चला। प्रतिरोध की दिशा में चलोगे, मतलब प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलोगे तो विभव का पतन होगा। कितने का पतन होगा? -IR का। तो ये हो गया IR1 है यहाँ पे, I/1। और आगे चले और आगे चले और आगे चले, बैटरी माइनस से प्लस पे गई, यानी कि पॉजिटिव का 15 यानी कि प्लस का 15। और आगे चले, फिर IR तो -IR तो 2 × IR। और आगे चलो और आगे चलो और आगे चलो, यहाँ पहुंच गए तो एक और प्रतिरोध मिला, तो फिर से IR। धारा की दिशा में ही चल रहे हैं अपन, तो पतन करा दो। तो माइनस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ अब, -IR। I कितना? 1 और R तो 1 है और I तो I है ही, IR हो जाएगा I, है ना। I/1 ही लिख देते हैं चलो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये प्रतिरोध को पार कर गए। अब बैटरी में प्लस से माइनस पे कूदे, यानी कि -30। और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, कहाँ पहुंच गए? 3 ओम। 3 ओम पे करा दो विभव पतन, 3I। IR से 3I का पतन हो गया। और आगे चलो और आगे चलो और आगे चलो, और कूद जाओ ऊपर, यानी कि +10। चलो और आगे बढ़ो, और -3R, मतलब -3I इक्वल टू, कहाँ पहुंच गए? वहीं पहुंच गए वापिस 0। हल करो इसको, आंसर निकालो, इसका I का मान निकालो। नेगेटिव में आ जाएगा शायद, नेगेटिव का -5/2 आ रहा है एम्पियर में। चेक करके देखो क्या मैं गलत तो नहीं हूं। माइनस क्या दर्शाता है कि जो तुमने दिशा मानी है वो गलत मान ली है, उसको विपरीत करो, यानी कि धारा एक्चुअल में इस तरह से प्रवाहित हो रही होगी, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। माइनस क्या बता रहा है कि जो तुमने दिशा मानी है वो गलत मान ली है। ओके, यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए और उसकी दिशा भी बताना किधर से किधर जा रही है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दर्शाए गए हैं, 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम वाला। इन सब में धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। किसी भी बिंदु को रेफरेंस मान लो ये 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। और मान लो ये x है, तो ये हो जाएगा x + 50, ये हो जाएगा मेरे पास x - 10, और ये 0 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 30। सबके रेफरेंस आ गए। अब मान लो कि इसमें से करंट जो है, तीनों इस x वाला जो पॉइंट है ना, तीनों में से करंट जा रहा है। इसमें से भी करंट गया, मान लो ये I1 है। इसमें से करंट गया, ये मान लो I2 है। इसमें से जो करंट गया वो मान लो I3 है। और क्या करना है? I1 + I2 + I3 = 0। चलो I1 लिखते हैं, यानी कि x - 10 - 0/1 प्लस x - 30/2 प्लस, इधर तो बैटरी पे तो लिख ही नहीं सकते, प्रतिरोध पे लिखना पड़ेगा, x + 50 - 0 अपॉन, ये था 2, कुल बराबर 0। हल करो और x का मान देखो तो कितना है। हल करने पर x का मान 0 आ गया। तो I1 कितना आ रहा है जरा चेक करो, I1, I2, I3 की वैल्यू। I1 -10 आ गया, I1 आ गया -10 एम्पियर।
जो अपन ने x माना और जो I1 I2 I3 माने हैं उस हिसाब से ये उत्तर आए। ठीक है, तो अब करेक्ट करते हैं इसको। सही उत्तर क्या बनेंगे? I1 -10 आ रहा है, यानी कि एक्चुअल में I1 जो है वो इधर नहीं है, एक्चुअल में I1 इस तरफ है और वो कितना एम्पियर है? 10 एम्पियर। ठीक है, I2 का मान 15 एम्पियर, यानी कि ये जो मैंने माना है वो गलत माना है। I2 एक्चुअल में इस तरफ है 15 एम्पियर और ये दोनों मिलके इस तरफ 25 होने चाहिए और ये 25 है भी सही, 25 एम्पियर, यानी कि इस तरफ से ये 25, इधर से 25 आता है, इधर से 15 चला जाता है, इधर से 10 चला जाता है। देखो ये फाइनल आंसर हो गया। सर्किट है, यहाँ पे सर्किट में सारी बातें दिखा रखी है। प्रश्न ये है कि तार ए बी में धारा ज्ञात करो और धारा की दिशा ही बताओ। धारा की दिशा से मतलब है ए से बी या बी से ए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती है। पता है क्यों? क्योंकि बैटरी में आवेश पैदा नहीं हो रहे अंदर। ठीक है, आवेशों का प्रवाह होता है, बैटरी क्या करती है? धक्का देती है, बस आवेशों को पैदा नहीं करती है। तो जैसे I1 करंट क्या है? आवेश प्रवाह की तो दर है। सपोज करो इसमें से I1 करंट इधर से जाता है, इधर से भी I1 जाएगा, यहां तक I1 आ गया। अब अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में लगता भी है कि भाई चलो मान लो कि इधर से कुछ करंट चला गया I2, तो इधर से कितना जाएगा? I1 माइनस I2। इधर वापिस बैटरी में कितना जाएगा? I1 माइनस I2। तो ये क्या हुआ? ऐसे थोड़ी हो सकता है। इस ब्रांच में पूरी में एक जैसा करंट होगा, ये पूरी एक ही ब्रांच है, यहां से यहां तक। देखो ये पूरी एक ही ब्रांच है, यहां से यहां तक, यानी इस पूरी ब्रांच में एक जैसा करंट होगा। यहां से जाने का रास्ता तो है पर आने का कोई रास्ता नहीं है। मगर मान लो इधर से कोई आने का रास्ता होता तो फिर भी बात समझ में आता कि भाई इधर से आने का कोई रास्ता है। जैसे मान लो सपोज करो यहां से यहां तक कोई रास्ता होता, तो ऐसा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो किसी भी जंक्शन से, किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन से करंट जा रहा है तो कहीं और से करंट आना भी जरूरी है। कारण उसका ये है कि बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें करंट I1 घूमेगा, I2 में I2 करंट 0 होगा। इस सिंगल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती है। सपोज करो इसमें I2 है, इसमें सपोज करो I2 है। ठीक है, तो ये I2 ही घूम के वापस इधर से आएगा I2, उधर कोई करंट नहीं जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 0। ए बी में धारा 0। हेडिंग डालो सबसे पहले तो प्रतिरोधों का संयोजन, और संयोजन के बाद पहला लिखो श्रेणी संयोजन। देखो श्रेणी संयोजन का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए, एंड टू एंड, है ना, टर्मिनल से टर्मिनल पर इस प्रकार से जोड़ा जाए, एक के बाद एक इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि उनमें धारा का मान समान हो। लिखो, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से टर्मिनल से जोड़ा जाए, एंड टू एंड मतलब ये टर्मिनल टर्मिनल इस तरह से एक के आगे एक इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि उनमें धारा का मान समान हो। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनमें धारा का मान समान हो, मतलब एक ही ब्रांच बननी चाहिए। धारा का मान समान जो है समांतर में भी हो सकता है। धारा का मान जो समान है ना, समांतर में भी हो सकता है, पर श्रेणी किसमें बोलेंगे? एंड टू एंड कनेक्शन, है ना। क्या होना चाहिए? एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब इस तरह से आगे जोड़ दो। ये इसका पहला ये दोनों का टर्मिनल जोड़ दिया, फिर आगे वाले का पीछे वाले से, जैसे रेल के डिब्बे की तरह, इस तरह से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो तुम लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि उनमें धारा का मान समान हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है।
ठीक है, एंड टू एंड जोड़ रहे हैं। तो मान लो जैसे ये R1 है, मान लो जैसे ये R2 है, जैसे मान लो ये R3 है, R1 R2 R3, ठीक है। तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है, जैसे मान लो इसमें इसका जो बैटरी है इसका मान लो EMF E है, मान लो इनमें से धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तुल्य का मतलब ये होता है कि इन तीनों को हटा के, इन तीनों को हटा के एक ही प्रतिरोध इस प्रकार से लगाएं ताकि उसी बैटरी से, वही बैटरी है, उतना ही विभवांतर है, कुल विभवांतर उतना ही है। देखो ये E हो गया अपने पास, उतनी ही धारा प्रवाहित होनी चाहिए I, उतनी ही धारा प्रवाहित होनी चाहिए तथा शक्ति भी उतनी ही हो जितनी पहले थी। एवरीथिंग इज सिमिलर। तो जैसे मान लो अगर मैं शक्ति से कहूं, शक्ति से देखूं तो कुल शक्ति I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2, V बराबर IR से भी देख सकते हो, I स्क्वायर R3 बराबर नई कुल शक्ति, मतलब तीनों को हटा के एक ही प्रतिरोध लगा दिया, I स्क्वायर R। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, तुल्य का मतलब यही होता है, ये तीनों का काम इकट्ठा ही अकेला कर दे, बाकी और कोई पैरामीटर में चेंज नहीं हुआ है। पहले भी विभव उतना ही था, E और E बैटरी में वही था, धारा भी पहले उतनी ही थी। इस प्रकार से I जितना धारा इसमें पहले प्रवाहित हो रही थी उतनी ही धारा तुल्य में प्रवाहित होनी, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट बन जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो और भी हो तो प्लस और भी ऐसे जुड़ जाएंगे। लिख लो इसको, और याद भी कर लो इसको। मान लो कि R1 के सिरों पे विभवांतर V1 है, R2 के सिरों पे विभवांतर V2 है और R3 के सिरों पे विभवांतर V3 है। और अगर इसमें धारा I है तो V1 बराबर IR1, इसी तरह से V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यहां से मैं बोल सकता हूं कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर R1 अनुपात R2 अनुपात R3। सीरीज में, श्रेणी क्रम में ऐसा होगा। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान हो, R1 R2 R3। ठीक है, मान लो इनमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 I2 I3। इसमें धारा मान लो I1 है, I1 है, I2 है, मान लो इसमें I3 है। ठीक, I1 I2 I3। ठीक है, तो तुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है इन तीनों को हटाना है, एक ही प्रतिरोध लगाना है, और वो एक ही प्रतिरोध इस प्रकार से लगेगा कि उतने ही विभव पर, यानी कि वही बैटरी रहेगी, तीनों का मिलकर जो करंट I था उतना ही करंट I रहेगा तथा उतनी ही शक्ति रहेगी जितनी शक्ति तीनों की मिला के। अब तीनों के सिरों पे विभवांतर V मान लो, है ना। ये जो V मैंने लिखा है ये बेसिकली ये बैटरी के ये दोनों के बीच में है। एक सिरे पर R1 के सिरे पर विभवांतर V, R2 R3 प्रत्येक के अगर V है तो कुल शक्ति कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे सबका V समान है ना, तो V स्क्वायर बाई R से लिख दो।
प्लस वी स्क्वायर बाई आर टू प्लस वी स्क्वायर बाई आर थ्री बराबर ये आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध वही विभव आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हल करने पर क्या मिलेगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। इसको याद करना है, डिब्बा बंद कर लेना इसको। ठीक, और I1 I2 I3 का अनुपात V बराबर I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर I3 R3। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो I1 बराबर V1 बाई R, I2 बराबर V2 बाई R, I3 बराबर V3 बाई R, यानी कि I1 अनुपात I2 अनुपात I3 बराबर 1 बाई R1 अनुपात 1 बाई R2 अनुपात 1 बाई R3। धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें से धारा कम जाएगी। ठीक है, लिखो इसको। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है और प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति भी ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। तो धारा तो सीरीज में है, तो धारा सीरीज से निकालो, तीनों का मिला तो 3 2 5 और 1 6, तो 30 वोल्ट बटे 6 ओम आर इक्विवेलेंट के हिसाब से तो धारा आ जाएगी इसमें 5 एम्पियर। तीनों में एक जैसी धारा आएगी 5 एम्पियर। तो 1 ओम के सिरों पे विभवांतर उसको मान लो V1 बोल देते हैं, तो V1 कितना आ जाएगा IR, यानी कि 5 इंटू 1 यानी कि 5 वोल्ट। V2 के सिरों पर देखो 2 इंटू 5 यानी कि 10 वोल्ट। V3 के सिरों पर 15 वोल्ट। IR 5 इंटू 3 15 वोल्ट। चलो पावर निकाल लेते हैं। P1 बराबर I स्क्वायर R, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू प्रतिरोध है उसका 1, I स्क्वायर R के हिसाब से 25 वाट। P2 आ जाएगा इसी तरह से I स्क्वायर यानी कि 25 इंटू प्रतिरोध 2 50 वाट। V स्क्वायर अपॉन R से भी कर सकते हो, देखो V स्क्वायर कितना है, V स्क्वायर अपॉन R से भी कर सकते हो। ठीक है, पर प्रतिरोध के सिरों पे V लेना पड़ेगा, 30 स्क्वायर मत कर देना। इसी तरह से P3 में कर सकता हूँ क्या, I स्क्वायर यानी कि 25 इंटू R यानी कि 3 75 वाट। अपने पास 3 बल्ब हैं और ये बल्ब जो है समांतर क्रम के लिए बनाए गए हैं। घर में जितने भी बल्ब, ट्यूबलाइट, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो समांतर क्रम में ही लगते हैं, तुमने देखा होगा। सबके जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट AC। ठीक है, तो AC हो या DC हो, सब जो है जितने भी बल्ब या जितने भी इक्विपमेंट हैं सब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट के लिए जो है डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बल्ब हैं जो 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। B1 जो है वो 200 वोल्ट पे 50 वाट की शक्ति देता है, B2 200 वोल्ट पे 100 वाट की देता है और B3 200 वोल्ट पे 25 वाट की देता है। शर्त यह है कि तीनों को समांतर में लगाएंगे तो ऐसा होगा, पर समांतर में तो लगाया नहीं, अपन ने क्या किया, श्रेणी में लगा दिया इनको। समांतर में नहीं लगाया अपन ने, श्रेणी में लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में लगा दूंगा और कुछ इनमें धारा प्रवाहित करूंगा तो सबसे ज्यादा कौन सा चमकेगा ये बताना है। तीनों बल्ब के प्रतिरोध निकाल रहा हूं सबसे पहले V स्क्वायर बाई R से।
ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर से P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो R बराबर वी स्क्वायर बाई P। तो हल करने पे देखो इसका मान कितना आया, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, 5 चौक 20, 200 इंटू 4 800। देख लेना सही तो है ना, 800 ओम। इसका देखो कितना आ रहा है, उड़ा दो इसको, ये हो जाएगा 400 ओम। और देखो इसका कितना आ रहा है R3 का, ये शायद सबसे ज्यादा आएगा, इसको इससे उड़ाओ तो ये 8 बार जाएगा, 8 दूनी 1600, 1600 ओम। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो तीनों में I समान रहेगा। अगर तीनों में I समान रहेगा तो I स्क्वायर R से श्रेणी में I स्क्वायर R से देखो, क्योंकि धारा तीनों में समान हो गई। श्रेणी क्रम में वो ज्यादा चमकेगा जिसका R ज्यादा है, जिसका R ज्यादा है, यानी कि B3 सबसे ज्यादा चमकेगा। B3 के बाद B1, B1 के बाद B2, B3 B1 B2, B3 B1 B2। श्रेणी क्रम में I स्क्वायर R से देखते हैं। और जो बल्ब डिजाइन किए जाते हैं वो समांतर के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि जिसकी शक्ति कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। सबसे बड़ी बात ये, शक्ति कम है प्रतिरोध ज्यादा है, जिसका शक्ति ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। जैसे 100 वाट का बल्ब है तो उसका प्रतिरोध कम है, सबसे कम प्रतिरोध 100 वाट का है। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में उसी 100 वाट के बल्ब की जो है शक्ति सबसे कम आएगी, जो डिजाइन किया गया है समांतर के लिए। इसलिए जो समांतर के लिए डिजाइन किया जाता है उसको समांतर में ही लगाना चाहिए, और जो श्रेणी के लिए डिजाइन किया जाता है उसको श्रेणी में ही लगाना चाहिए। घर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब समांतर क्रम के लिए बने होते हैं। ठीक है, उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस 220 पे वो काम करते हैं। अगर तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, बैटरी दे रखी है, सर्किट दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बतानी है, शक्ति बतानी है, और विभवांतर बताना है, और आर इक्विवेलेंट भी बताना है। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना आया देखो, आर इक्विवेलेंट निकालो, 1 ओम आएगा। कैसे निकालेंगे आर, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये तीनों से छोटा आएगा, 2, 3 और 6 तीनों से भी छोटा आएगा ये। 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। मैथमेटिकली अपनी बात बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट इन तीनों से छोटा है, तभी तो इन तीनों को जोड़ के बड़ा होगा। तो आर इक्विवेलेंट 1 आ गया यहाँ से। आर इक्विवेलेंट 1 आने के बाद टोटल धारा, कुल धारा कितनी आई, V बराबर आई आर से 30 एम्पियर आ गई। 30 एम्पियर इन तीनों में बट जाएगी। मान लो इसमें धारा, हालांकि यूं ही दिख रहा है साफ साफ, 30/2 15 हो जाएगा वो। मान लो कि ये I1 है, इसमें I2 है, और इसमें I3 है, तो अपन यहाँ से बोल भी सकते हैं कि I1 अनुपात I2, I1 अनुपात I2 अनुपात I3 बराबर 1/R1, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। ठीक है, तो I1 जैसे मान ले मुझे निकालना है I1, तो I1 बराबर हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू कुल धारा। ये मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, हालांकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये 0, ये 30, I1 30/2 15 हो जाएगा। चेक करो 15 आ रहा है क्या, ये 15 एम्पियर आएगा ये। ठीक इसी तरह से I2 जब मुझे निकालना होगा तो I2 हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू 30। ये मैथमेटिक्स तुम्हें आती होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 एम्पियर। ठीक है, ठीक इसी तरह से वो हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय, अनुपात से वो अनुपात समानुपात वाले सिद्धांत लगा रहा हूँ मैं यहाँ। तीसरा करोगे तो अपने आप वो 15 होगा। शक्ति निकालनी है तो शक्ति निकाल लो V²/R से या I²R से। तीनों में V समान है तो V²/R से कर लो, तो V² यानी कि 330 इंटू 30 900 डिवाइडेड बाय R यानी कि 2, ऊपर वाले में आ जाएगी 3.5।
इस प्रश्न को रिपीट करो। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद करो। ये 2 ओम, 3 और 6 ओम, ये तीनों मिलकर समांतर क्रम में है और ये 1 ओम है समांतर में, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, ये 1 ओम का प्रतिरोध बैटरी का और ये खुद बैटरी। अब देखो ध्यान से, ये 1 ओम और 1 ओम दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? दोनों सीरीज में, दिखने में पैरेलल दिख रहा हो पर वो सीरीज है। देखो इसमें धारा समान है, यहां से धारा चलेगी, इधर आएगी और फिर इधर आ जाएगी। धारा समान है पूरे में, है ना। तो इन दोनों का इकट्ठा कितना हो जाएगा? 2 ओम, ठीक है। अब बचा क्या? 2 ओम का तो रेजिस्टेंस, 30 वोल्ट की ये अपने ईएमएफ, कितना आ जाएगा? कुल करंट कितना आ जाएगा बैटरी में से? 15 एम्पियर। बैटरी में से कितना आया? अब कितना आया बैटरी में से? 15 एम्पियर। पहले कितना था? 30 एम्पियर, अब हो गया 15 एम्पियर, ठीक है। मान लो यहाँ पे मान लो 0 विभव है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 30 नहीं होगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 30 माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। देखो या तो इससे भी समझ लो, ये 0 है तो यहाँ पे माइनस आई आर हो जाएगा, यानी कि -15। इधर से इधर कूदोगे तो +30, यानी कि यहाँ पे 15 वोल्ट। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट। बैटरी के सिरों पे विभवांतर, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 15 वोल्ट। देखो बात समझ पा रहे हैं? बस अब 2 ओम से कितनी धारा जाएगी? 15/2, 7.5, 7.5 एम्पियर 2 ओम से। इससे देखो 3 से कितनी जाएगी? 15/3, हाँ 5 एम्पियर। इससे कितनी जाएगी? 15/6, 15/6 यानी कि 7.5 का भी आधा। कितना बनेगा ये? 75 का आधा, 33.5, 3.75 एम्पियर। गलती हुई। 15/6 है, 15/6 है, हाँ 15/6 है वो। तो वो बन जाएगा अपने पास 3 से उड़ा दो इसको 5 और 3 से उड़ा दो 2, 2.5 आएगा। सॉरी मैंने आधा कर दिया था उसको, 15/4 कर दिया शायद मैंने, तो ये 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, मेरी गलती थी, तुम सही थे। आज यही समाप्त करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो।